विषकन्या, सांप का काटा एक बार बच भी जाए, लेकिन विषकन्या जिसे काट ले उसे कोई नहीं बचा सकता। यह हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं, किताबों में मौजूद है, सबूत है। चंद्रकांता तो आपने देखी ही होगी, वही सीरियल जो बचपन में आया करता था जिसमें साजिशों की लड़ाई थी। तो फिर आपको विषकन्या तारा भी याद होगी। विषकन्या आज भी होती है, बस थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। आशंका है कि एक ऐसी ही विषकन्या ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली को काट लिया है। उसका प्रभाव इतना विषैला है कि अब ओली को आईएसआई का अड्डा बना वीरगंज अयोध्या नजर आने लगा है। विषकन्या के मोहपास में फंसे ओली भारत के खिलाफ विष भवन करने में जुट गए हैं, यानी ओली हनी ट्रैप में फंस गए हैं। हनी ट्रैप, नाम भले ही इसका हनी हो, लेकिन काम पूरा जहर का करता है। जो इसमें फंसता है वह बर्बाद हो जाता है, और जो फंसता है वो मनमानी कराता है, यानी जो भी फंसा ले वो मनमानी कराता है। किसने किया है ओली को हनी ट्रैप? कैसे चीन के हनी ट्रैप में फंसे ओली? चीन कैसे कैसे करता है यह सब ट्रैप, सब बताएंगे, बस देखते रहिए सरहद। घर हो या सरहद, हर जगह जंग का एक ही नियम होता है, साम, दाम, दंड और भेद। सबसे अंत में प्रयोग होने वाला यंत्र भेद होता है या षड्यंत्र होता है, और इसकी मारकता सदियों से विषकन्याएं ही बढ़ाती आई हैं। पहले यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए शासक या फिर प्रशासक को झांसे में लेने के लिए होता था, या उन्हें ये लेती थीं और फिर उन्हें रूप जाल में फंसाकर उनका कत्ल कर देती थी। यह काम उस समय राजपाट के लिए होता था, यानी राजा के लिए होता था। अब यह काम राजफांस के लिए होता है, सत्ता के लिए होता है, व्यवसाय के लिए होता है, और राजनीति सहित तमाम खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए होता है। चीन लगातार इसी पर काम कर रहा है। चीन के जासूस नेटवर्क के बारे में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व जासूस ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटिश जासूस ने बताया है कि चीन हनी ट्रैप से लेकर लालच देने का इस्तेमाल दुनिया भर में लोगों को फंसाने के लिए कर रहा है, फिर चाहे वो व्यवसायी हो या राजनीतिज्ञ। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को लेकर दुनिया भर में जो विवाद है वह यही है। MI6 के पूर्व जासूस बताते हैं कि चीन ने हनी ट्रैप के दम पर ही हुआवे के समर्थन में पूरी दुनिया में माहौल बनाया। इसमें ब्रिटेन के नेताओं समेत कई नामचीन लोग शामिल थे और उन्हें इस पाले में शामिल किया गया था। बड़ी बात यह है कि चीन की सभी बड़ी कंपनियों ने एक आंतरिक सेल बना रखा है जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। इसका काम व्यवसाय के साथ साथ चीनी एजेंडा चलाना भी होता है, वह जिस देश में मौजूद होती हैं। हुआवे भी उसी में से एक है। यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी राजनीतिक लक्ष्य के अनुसार बढ़ रही है कि नहीं। यह ठीक उसी तरीके है जैसे कि चीन की सेना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लक्ष्य के लिए, उनके लक्ष्य के लिए उत्तरदायी है, न कि चीन यानी देश के लिए। यही वजह है कि चीन पर बहुत बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केवल चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्यवसाय के नाम पर सक्रिय है। उसके सदस्य दुनिया के हर कोने में हैं, यानी जासूसी करने के लिए। चीन के लिए व्यवसाय, राजनीति या फिर सैन्य नीति कुछ भी अलग नहीं है और कभी अलग रहा भी नहीं। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी में 9 करोड़ 3 लाख सदस्य हैं। इसमें से कई लोग विदेशी चीनी व्यावसायिक संगठनों में राजनीतिक और सामरिक लक्ष्य को भेदने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तैनात किए गए हैं। यह सभी लोग बेहद ही गोपनीय रूप से कंपनियों में रखे गए हैं, यानी चीनी कंपनियां चीन की जासूसी का अड्डा हैं। अब बात इन कंपनियों में तैनाती की कि कैसे होती है। कंपनी में इन एजेंटों की तैनाती कई तरीके से होती है। पहले इन्हें बेहद ही सकारात्मक प्रलोभन देकर मनाया जाता है, यानी साम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर लक्षित व्यक्ति चीनी नहीं है तो फिर व्यावसायिक बैठक के नाम पर दाम का प्रलोभन दिया जाता है, कैश का प्रलोभन दिया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। अगर कोई कंपनी संकट में है तो फिर उसे मदद देकर एजेंट के लिए, जासूस के लिए पद लिया जाता है। यह तरीका चीन में पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से फला फूला है।
साम दाम से भी बात नहीं बनती तो फिर उतरती हैं इस युद्ध में विष कन्याएं, यानी हनी ट्रैप। चीनी लड़कियां पहले व्यवसायी को फंतासी में फंसाती हैं, केवल व्यवसायी को नहीं, राजनेताओं को भी। फिर दंड का भय दिखाते हुए ब्लैकमेल कर अपना काम करवाती हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली भी एक ऐसी ही विष कन्या के मुंह पास में फंस गए हैं, ऐसी खबर है। नेपाल में यह खबर बहुत तेजी से तैर रही है। पहले इस कन्या ने उन्हें मिलाया, फिर मुंह पास में फंसाया और फिर उन्हें धमकाया, भरमाया, और अब वो वही कर रहे हैं जो वह कह रही है, यानी विष भवन भारत के खिलाफ। अयोध्या पर उनकी कही गई बात इसी का हिस्सा थी। विष कन्या जैसे चाह रही है वैसा ही वो बोल रहे हैं, फिर चाहे भारत की बात हो या उनके पार्टी की बात हो या फिर उनके देश के भीतर की बात है। विष कन्या उन्हें जो बता रही है वही कर रहे हैं। अंदाज उनका वही है जो हुक्म मेरे आका, उसी अंदाज में वो उसकी बात मान रहे हैं। यह पूरा ट्रैप उसी तरीके है जैसे जयपुर और इंदौर में कई महिलाओं ने गैंग बनाकर अधिकारियों के से लेकर दर्जनों राजनेताओं को अपने मोह जाल में फंसाया था और फिर उनसे जबरदस्त पैसे की वसूली की थी। ठीक इसी तरह से चीनी विष कन्याएं भी अपने शासन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करती हैं। इसके लिए चीन न केवल उन्हें प्रशिक्षण देता है बल्कि उनके हर कृत्य का खर्च भी देता है। हालांकि यह खेल चीन में ही सबसे ज़्यादा खेला जाता है, क्योंकि देश उनका रहेगा तो कानून का डंडा भी उनके हिसाब से चलेगा। चीन ने पूरी दुनिया में जासूसी के लिए इसी तरह का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नेटवर्क खड़ा किया है और यही वजह है कि इसमें एक केपी ओली प्रधानमंत्री भी फंसे हैं। यही वजह है कि वो नेपाल पर लगातार चीन कब्जा कर रहा है, गांव कब्जा कर रहा है, गांव दर गांव कब्जा कर रहा है, उनके आर्थिक समीकरण पर पूरा कब्जा कर रहा है, लेकिन केपी ओली के हलक से आवाज़ तक नहीं आ रही है। तो ये विष कन्या का विष का प्रताप है। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब लेते हैं विदा, फिर हाजिर होते हैं सरहद के नए किस्सों के साथ। सरहद का यह किस्सा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर हमें दें। फिर मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।